Today our lecture is going to be on nature of light and electromagnetic radiation for class 11th. Class 11th, the topic is nature of light and electromagnetic radiation. एटॉमिक स्ट्रक्चर को फर्दर समझने के लिए हमें इन चीज़ों का आना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये लाइट की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर क्या है, ये कैसे काम करती है एंड व्हाई दे आर नेसेसरी इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले बता दूं मैं कि नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले किसी ने यार काम किया था, वो था न्यूटन ने कहा था पहली बार। न्यूटन प्रोपोगेटेड द आइडिया that light has particle nature, या फिर उसको बोल सकते हैं हम इट इज़ मतलब हम इसको बोल सकते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसने दी थी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसने कहा था कि जो लाइट है वो इट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, सबसे पहले इसने कहा था। लेकिन इसकी फंडामेंटल इसकी लिमिटेशन ये थी कि इससे बहुत से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। इससे रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन किया जा सकता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन बहुत सी जो वेव प्रॉपर्टी शो करती है लाइट, उनको रिफ्लेक्शन उससे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने दूसरी थ्योरी दी जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ये बहुत फेमस हुई क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, वेव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता था उस टाइम पे। तो इन थ्योरीज़ के बारे में आप फिजिक्स के कोर्सेज में ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हम समझ सकें इसको। तो इससे बहुत सारी इंटरफेरेंस जो प्रॉपर्टी शो करती हैं, वेव्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एट्सेट्रा, वो सारी इस थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकती थी। लेकिन जो हमें अब पढ़ना है वो ये है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जेसी मैक्सवेल, जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, वेरी फेमस साइंटिस्ट। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल था साइंटिस्ट का नाम। इन 1856 इसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि गामा रेज आ गई आपके पास, एक्स रेज, लाइट, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा, उसने कहा कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहते हैं। देख, एमिट कंटिन्यूसली एनर्जी। पहले बता दूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, या आप जानिए पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस which have both electric as well as magnetic field in them, and the electric and magnetic field are perpendicular to each other and to the direction of propagation. ये ट्रांसवर्स टाइप की वेव्स होती हैं, इनकी नेचर क्या होती है, ट्रांसवर्स। हम इसको ऐसे ग्राफिकली थोड़ा ऐसे शो कर सकते हैं कि ये ऐसे चलती एक स्ट्रेट लाइन में। अगर एक आपके पास किसी एक को मान लो, अभी यहाँ तो शो नहीं कर सकते, एक को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब कि अगर एक ऐसे चल रहा, एक कंपोनेंट ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या होगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। और ये आगे की तरफ चलती हैं। प्रोपोगेशन, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वो परपेंडिकुलर होती है उसके। तो ये सारी एक्स रेज हो, गामा रेज हो, अल्ट्रा वायलेट हो या विजिबल लाइट हो, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इनमें फ़र्क इतना है, कुछ की वेवलेंथ ज़्यादा है, कुछ की वेवलेंथ कम है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी की कम है। लेकिन एक चीज़, दोनों का प्रोडक्ट दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से चलती हैं। तो उसने कहा कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसने कहा कि ये जो रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ये क्या करती हैं, दे हैव बोथ
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम, एसोसिएटेड विद देम एंड विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर ऐसे चल रहे हैं तो ये भी ऐसे ही है इनके आगे। मैं थोड़ा ऐसे आ गए, सॉरी, ये इसको बिल्कुल थोड़ा अच्छे से बनाएंगे हम, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ही तरह आगे की तरफ चल रहे हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि ये जो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं दे। पहले देखते हैं कि दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड से चलती हैं सारी, भले ही इनका वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा हो, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा ही दोनों का कांस्टेंट होता है। उसको स्पीड ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इतनी हज़ार स्पीड होती है सबकी, वेदर दे आर रेडियो वेव्स और दे आर इंफ्रारेड रेज, सबकी स्पीड एक जैसी होगी। उसके बाद उसने कहा कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, दे डोंट नीड एनी मटेरियल मीडियम। ये इनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन। मतलब हम कह सकते हैं दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल द सनलाइट, द सन रेज कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ एंड देयर इज नो मीडियम देयर, मतलब बहुत खाली जगह, बिल्कुल वैक्यूम है, तो उसमें भी पास कर जाती हैं ये। नाउ अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इन्होंने बताई हैं कि जो मतलब जिनसे हम इनको क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि इनकी वेवलेंथ आ गई, इनकी फ्रिक्वेंसी आ गई, इनकी स्पीड आ गई और इनका वेव नंबर आ गया, जिनसे हम इनको क्या करते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं इनको। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये हमेशा किसकी फॉर्म में चलती है, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, मतलब कि लाइक दिस अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि ये क्या है, इनको हम बोलते हैं, ये इस तरह से चलती हैं, ट्रांसवर्स वेव है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ए टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की तरह चलती हैं। इस वाले को हम बोलते हैं क्रेस्ट, जो नीचे वाला होता है यहाँ से इसको बोलते हैं हम ट्रफ, इसको नाम दिया है ट्रफ। दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब देखो यहाँ इस जगह से लेकर इस जगह तक, या फिर इस जगह से लेकर इस जगह तक, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। मतलब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम सिंबल देते हैं लैम्डा, लैम्डा इज फॉर वेवलेंथ, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो हम एक एक करके, ये मैंने डायग्राम में मिटा दूंगा, एक बार इसको दिमाग में रखिए आप कि इस तरह से ये प्रोपगेट करती हैं पूरा साइकिल। और पूरा साइकिल कहाँ से कहाँ तक, पूरे वेव का साइकिल होगा फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द अदर, ऐसा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, कोई भी मान दोनों में से बराबर होना चाहिए, किसी पार्टिकुलर वेव के लिए सेम रहेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देंगे, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिए आप, इसको, ताकि हम आगे जो डिफाइन करने वाले वो इससे थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा ये। तो मैं मिटाता हूँ इसको। अब वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मतलब होता है साथ, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब देखो लेंथ है तो इसका यूनिट होगा मीटर वगैरह ही होगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका होता है, एसआई यूनिट इसका मीटर है। लेकिन मीटर से कम और मीटर से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। कुछ की वेवलेंथ इतनी कम है कि मीटर हम उसको एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, और कुछ की इतनी ज़्यादा है कि जैसे कि हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, वो उनकी किलोमीटर में भी हो सकती है, इतनी लंबी हो सकती है, पॉसिबल है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का होता ही ये मीटर। हमारे पास जो इसका यूनिट है वो मीटर है, ऐसा यूनिट। सेंटीमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर।
अब इसके बाद वेवलेंथ के बाद क्या आता है? वेवलेंथ के बाद आती है बारी किसकी? वेवलेंथ के बाद बारी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, नंबर ऑफ वेव्स which pass through a given point in 1 second, in 1। देखो अब फ्रीक्वेंसी तो सेकंड्स में होगा, इसका जो एक्चुअल यूनिट है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट के नाम से डाला, हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे डाला है हर्ट्ज। अब हर्ट्ज होता है 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 CPS, मतलब एक साइकिल पर सेकंड को हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज। फिर 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, डिपेंड करता है कितने हर्ट्ज, कितनी वेवलेंथ चल रही है उस गिवन पॉइंट में, तो उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो उसके बाद आती है इसकी जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो डिफाइन की गई है वो क्या होती है? वो होती है इसकी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसको हम ए से बोलते हैं, एम्पलीट्यूड को क्या क्या बोलते हैं? ए से। इट इज़ द एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द height of the crest, height of the crest or depth of the trough। सिंपल सी बात है। ट्रफ मतलब कि क्रेस्ट कितना ऊपर है और मेन पोजीशन से वो ट्रफ कितना नीचे है, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकता है। देखो अब एम्पलीट्यूड को भी यूनिट्स ऑफ लेंथ, इट हैज़ आल्सो यूनिट्स ऑफ लेंथ, इट हैज़ आल्सो यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसके यूनिट भी लेंथ में ही होते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड के यूनिट्स भी क्या होते हैं? लेंथ के ही होते हैं। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर का जो सिंबल होता है उसको म्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, तो हम क्या से लिख सकते हैं? V बार इक्वल्स 1/λ। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, डिपेंडिंग। अब मैंने पहले बता दिया कि डिपेंड करता है फिर 1/λ। या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज़ द ये क्या नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट, नेक्स्ट इज स्पीड हम इनको V या फिर C से डिनोट करते हैं, क्योंकि C बहुत फेमस है फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड होता है कि द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव। और आपको हमेशा ये फैक्ट याद रखना है, all EM waves travel with the speed of light, with the speed of light। ये स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती हैं सारी। और जो एक फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर है जिसको हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये इसका यूनिट आ गया ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ये इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी। नाउ मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके सब कुछ बताता हूँ आपको जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा। मैं बोर्ड मिटा के आपको थोड़ा ओरली बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा और इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हम वीडियो शॉर्ट रखना होता है, बाद में अपलोड करने में इसमें दिक्कत आती है, नेटवर्क वीक होता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले न्यूटन ने क्या कहा था कि जो लाइट है वो क्या है? वो कॉर्पस्कुलर है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी है लाइट की, कि जो लाइट है ये पार्टिकल्स की फॉर्म में है। उससे इसको ये फ़ायदा हो रहा था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन को पार्टिकल नेचर मानने से आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता था। बट एट द सेम टाइम इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो फिर क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था
तो उससे वो उसको प्रूव हो गया था कि जो लाइट है ये वेव की तरह भी बिहेव करती है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पर। हमें किससे मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट वर प्रपोज्ड बाय जेसी मैक्सवेल। जेसी मैक्सवेल ने कहा था कि ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक होता है और दूसरा मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिल के होते हैं, एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ही रहते हैं हमेशा, ऑलवेज विद देम। तो उसने कहा इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है, ये हमेशा एक ही स्पीड से, और ये हमेशा क्या करती रहती है? रेडिएशन को कंटिन्यूसली। देखिए इस कंटिन्यूसली वर्ड पे फोकस कीजिए, क्योंकि आगे हम डिसकंटिन्यूसली वर्ड यूज़ करने वाले हैं जब हम नेक्स्ट प्लंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली रेडिएट कर रही होती है एनर्जी, ये रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसमें आप फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी एट्सेट्रा और एम्पलीट्यूड, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और डिफरेंट रेंजिंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम बनता है जो हम कल करेंगे। अब पूरा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो सिर्फ जिनमें डिफरेंस ये होता है कि कुछ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी और कुछ की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो होगा स्पीड, सब इनकी सबकी एक जैसी रहेगी। तो हम, और इस समय ये हम कल, इस समय ये भी पता चलेगा कि हम रदरफोर्ड के मॉडल की क्या लिमिटेशन थी। इसी से हम इसको कल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है बताने की। थैंक यू वेरी मच।